नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैंने आपसे आज वादा किया था कि हम आज से शुरू करेंगे प्रीलिम्स 2017 के लिए करंट अफेयर्स की विशेष तैयारी। यानी कि अभी आप तक ने जो कुछ कवर किया वो द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद था, जिसमें प्रीलिम्स मेंस हर चीज़ के लिए सारी जानकारियां थीं और काफ़ी विस्तार से उसका विश्लेषण किया जाता था। लेकिन अब हम पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे फोकस होकर के ही उसकी तैयारी में जुट जाएंगे, ताकि इस बार का प्रीलिम्स निकालने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से तो कर ही सकें। ठीक, तो अब इसमें जो मेरा मकसद है वो ये है कि इस प्रीलिम्स में जितनी भी योजनाएं पूछी जा सकती हैं, जो कुछ भी पूछा जा सकता है, समस्त वार्षिक घटनाक्रम से संबंधित, तो उसके बारे में हम चर्चा अवश्य कर लें। तो आपको बता दूं कि बहुत सारी मैगज़ीन्स, बहुत सारे ऐसे बुकलेट्स वगैरह आपको मिले होंगे इंटरनेट में भी और मार्केट में भी मिल रहे हैं। तो उसमें से कौन सा उठाया जाए, कौन सा नहीं उठाया जाए, कई बार प्रश्न रहता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने दो कैटेगरीज़ पाई हैं, एक तो है अंग्रेज़ी में, दूसरी है हिंदी में। ठीक, तो हिंदी में मुख्य रूप से अगर इंटरनेट में देखा जाए जिसके PDF उपलब्ध हैं, तो वो या तो घटना चक्र के हैं या कि फिर विज़न के हिंदी वाले मटेरियल हैं। उसके अलावा हिंदी का कोई अन्य मटेरियल मिल नहीं रहा है जिसमें कि काफ़ी विस्तार से इन सारी योजनाओं इत्यादि के बारे में दिया हुआ हो। ठीक, अंग्रेज़ी में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। विज़न का है, इनसाइट का है और IAS फॉर श्योर का है, शंकर IAS का है, बहुत सारे, मतलब कि हज़ारों उपलब्ध हैं। तो उसमें से आपको एक चुन लेना है। इनसाइट्स का जो है तो काफ़ी अच्छा होता है, तो मुझे लगा कि मैं इसको उठा लेता हूँ। और उसके बाद इसमें जो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, यानी कि इसमें जो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे विज़न का उठा करके उससे कवर करने की। विज़न की जो खास बात है वो ये है कि विज़न का हिंदी और अंग्रेजी का जो बुकलेट होता है वो सेम होता है। यानी कि उसमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होती है कि अंग्रेज़ी वाले में और हिंदी वाले में ना हो, उसका पूर्ण रूप से उसमें अनुवाद करके दिया होता है। तो अगर आपको विज़न का मिल जाता है तो आप उसको हिंदी वाले को ही पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं, फिर अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और विज़न का तो उपलब्ध ही है, पूरे इंटरनेट में छाया हुआ है, कोई कॉपीराइट उसमें नहीं है। यानी कि कोई भी कहीं पर भी फेसबुक में उसको डालता रहता है, तो उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, फिर हो सकेगा तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सारी योजनाएं। तो आप देखेंगे कि ये पहला PDF है, इसका नाम है इनसाइट PT 2017 एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम जून 2016 टू मार्च 2017। यानी जून 2016 से मार्च 2017 तक की योजनाओं को इन्होंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है PT, तो बहुत से लोग सोच रहे हैं PT का क्या मतलब, प्रीलिम्स टेस्ट। ठीक, तो जो T है उसका मतलब होता है टेस्ट, तो दिल्ली में प्रीलिम्स को PT ही बोलते हैं। बाकी क्षेत्रीय लोग जो हैं तो प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम परीक्षा इत्यादि उसको बोलते रहते हैं, पर PT शायद बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हों, पर यहाँ पे उसको PT ही बोला जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सारी योजनाएं हैं तो मंत्रालय वार दी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहला मंत्रालय है वह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे जितनी योजनाएं हैं आप एक एक करके अगर चाहें तो गिन लीजिएगा, कई सारी योजनाएं हैं, तो उनको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो जो क्रम रहेगा तो यही रहेगा, क्रम इसका नहीं बदलेंगे और धीरे धीरे करके सारी जो योजनाएं हैं तो 4-5 दिनों में कवर हो जाएंगी। तो ज़्यादा समय इधर उधर नहीं गवाएंगे, सीधे शुरू करेंगे। तो पहली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अर्थात सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। ठीक, तो पहली योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। हालांकि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वयोश्री का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो वयोवृद्ध हो गए हैं या वृद्ध हो गए हैं तो उनके लिए कोई योजना होगी। तो ठीक वैसा ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है तो उसका क्या कार्य है, फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी। अर्थात जो BPL कैटेगरी, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सीनियर सिटीजन अर्थात वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, वो वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। तो उनको अपना जीवन जीने के लिए जो असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस होती हैं और जो फिजिकल एड्स, यानी कि जो उनको भौतिक रूप से सहायता दी जा सकती है, और उसके अलावा ऐसी जो डिवाइसेस, ऐसी जो मशीनें जैसे कि व्हीलचेयर मशीन इत्यादि जो कुछ भी हो सकता है, उनको बोलते हैं असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस। ठीक, तो उसके लिए इस योजना को यूनियन गवर्नमेंट अर्थात केंद्र की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSS स्कीम, ठीक, तो CCS लिखा है, गलत लिखा है, CSS होगा, कि ये अपने प्रकार की पहली केंद्र प्रायोजित ऐसी योजना है जो कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा खर्च उठाई जाए, मतलब इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 5,20,000 वरिष्ठ नागरिकों को इसके द्वारा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस योजना को लागू कराने की जो पूरी जिम्मेदारी है, यानी कि सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, सोल का मतलब होता है कि पूरी जिम्मेदारी जिसके ऊपर हो, तो लागू कराने वाली जो पूरी जिम्मेदारी लेने वाली एजेंसी है उसका नाम है एलेम्को, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, ठीक। और ये क्या है, ये एक PSU है, यानी कि ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि मैंने जिस मंत्रालय की बात कही उसी के अंतर्गत ये संचालित होती है, ठीक। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जिसके जो लाभार्थी होंगे, जो बेनिफिशरीज़ होंगे, तो उनको राज्य सरकार के द्वारा, या कि जो यूनियन टेरिटरीज़ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी में क्या होगा कि जो जिला कलेक्टर होंगे या जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर होंगे, ठीक, तो जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर अपने अपने ज़िलों के उस कमेटी के प्रमुख होंगे, और वही तय करेंगे कि इसके लाभार्थी कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक। तो यानी कि जिला कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर के हाथ में होगा कि वो इस योजना का लाभ किसे दे सकते हैं। तो उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस होंगी, पर आखिर तौर पे शक्ति उन्हीं को दी गई है। अगले लिखा हुआ है कि एज़ फॉर एज पॉसिबल 30% ऑफ द बेनिफिशरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी वुमेन, यानी कि जहाँ तक संभव हो सकेगा तो सभी ज़िलों में 30% लाभार्थी जो होंगी तो महिलाएं होंगी, ठीक। तो इस प्रकार से ये कौन सी योजना हो गई हमारी, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। आपको बता दूं इसके बारे में आपने सुना तक नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था, पहली बार यही मैंने पढ़ा। तो इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम नहीं सुने होते हैं, और UPSC में अचानक से वो टपक पड़ती हैं, तब अचानक से हमारे पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये कहाँ से आ गया। तो अब इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सारी योजनाएँ इस बार कवर करेंगे जिनके बारे में हमने सुना तक नहीं है, जिनके बारे में शायद द हिंदू में भी कभी कुछ नहीं छपा होगा, ठीक। अगला है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय जो योजना है, तो लिखा हुआ है इट इज़ एन ऑनलाइन लाइब्रेरी दैट मेक्स एक्सेसिबल कंटेंट अवेलेबल टू प्रिंट डिसेबल्ड पीपुल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सुगम पुस्तकालय योजना में कि ये योजना प्रिंट डिसेबल्ड पीपल के लिए है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रिंट डिसेबल्ड पीपल होता क्या है। तो आपने भी पहली बार ये शब्द सुना होगा, मैंने भी सुना है। प्रिंट डिसेबल्ड पीपल का अर्थ ये होता है कि ऐसे लोग जो कि प्रिंट की हुई चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे कि किताब में जो कुछ भी प्रिंट है वो उससे नहीं सीख सकते हैं। तो पहले तो आ जाते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड, अर्थात कि जो देखने में सक्षम नहीं है वो लोग, यानी कि जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, तो जाहिर तौर पर वो प्रिंट की हुई चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि नेत्रहीन लोग ही, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हो सकता है कुछ ऐसी मानसिक समस्याएँ हो, जैसे कि आपने डिसलेक्सिया वगैरह देखा होगा तारे ज़मीन पर, वो सभी प्रिंट डिसेबल्ड पीपल होते हैं, अर्थात वो लिखी हुई चीज़ों से नहीं सीख सकते हैं, ठीक। उनके लिए सिखाने के लिए दूसरे तरीके अपनाए जाने ज़रूरी होते हैं। तो उन्हीं के लिए सुगम्य पुस्तकालय योजना शुरू की गई है। तो ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी होगी, ठीक, और एक्सेसिबल कंटेंट अवेलेबल टू प्रिंट डिसेबल्ड पीपल, यानी कि एक ऐसी ऑनलाइन लाइब्रेरी होगी जिसमें कि प्रिंट डिसेबल्ड लोगों के लिए ऑनलाइन सारी सामग्रियाँ उपलब्ध होंगी। अगले लिखा हुआ है कि इट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन और डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन है वो उसने इसका निर्माण किया है, और जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है तो वो इसका कोलैबोरेटर है, यानी कि उसने इसमें सहयोग किया है। और इसका जो मुख्य ऑर्गेनाइज़र है वो है डेजी फोरम ऑफ इंडिया, और जो इसको पूर्ण रूप से तकनीकी तौर पर संचालित किया है, क्योंकि एक कैसी है, ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। तो इसको ऑनलाइन बनाने के लिए जो तकनीकी सहायता दी है वो दी है TCS एक्सेस ने। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ अगली योजना है कि नेशनल वर्कशॉप ऑन ऑटिज्म टूल्स इनक्लेन एंड ISAA। तो यहाँ पे किया गया है कि राष्ट्रीय रूप से एक कार्यशाला उन लोगों के लिए चालू की गई जो कि ऑटिज्म से पीड़ित हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो संस्थानों के नाम हैं, इनक्लेन और ISAA। तो इनके बारे में हम आगे चल के थोड़ा सा जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि पूरी योजना क्या थी, पूरा कार्यक्रम क्या था। तो यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, और मीटिंग जो थी तो किसके द्वारा आयोजित की गई थी, वो इनक्लेन के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क इनक्लेन, और साथ ही साथ उसमें कौन था, इंडियन स्केल ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म ISAA टूल्स, ठीक।
तो ये उसमें थे। और आगे लिखा हुआ है कि मीटिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री वाज रिसेंटली हेल्ड एट द नेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन ऑटिज़म। ठीक, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो नेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन ऑटिज़म है तो उसके द्वारा एक मास्टर ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो दरअसल पे क्या है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इनसाइट वालों ने समेट कर एक ऐसे छोटे से पैराग्राफ में डाल दिया है कि कई बार समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा विस्तार से मैं जाके बताना चाहूँगा कि मास्टर ट्रेनर्स वो होते हैं जो कि पहले उसको अच्छी तरीके से सीखते हैं इनक्लिन के द्वारा, और उसके बाद क्या करते हैं कि अपने अंतर्गत बहुत सारे लोगों को उसको सिखाते हैं। यानी कि जो मास्टर ट्रेनर होता है तो सीधे तरीके से किसी भी ऑटिज़म की योजना या अन्य किसी योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है कि अपने अंतर्गत के लोगों को फिर से ट्रेनिंग देता है। ठीक, इसीलिए वो मास्टर ट्रेनर कहलाता है। और जो बाद में ट्रेनिंग लेते हैं इन मास्टर ट्रेनर से, वो जा कर के फिर इन योजनाओं को लागू करने और ज़मीनी तौर पे कार्य करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसमें बार बार मंत्रालय के नाम इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक, तो आपको बता दूं कि पहले से ही जो सूची बनाई गई है योजनाओं की वो मंत्रालयवार है। तो आपको पता है कि हम किस मंत्रालय की योजनाएं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की। तो जितनी भी योजनाएं हैं तो उसमें यही मंत्रालय आएगा, बाहर का तो कोई आएगा नहीं। तो मैं अब इसको बार बार नहीं बताऊँगा किस मंत्रालय की योजना है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जब अगला मंत्रालय शुरू होगा तो उसके पहले हम देख लेंगे कि उस कौन सा मंत्रालय है, फिर उसकी योजनाएँ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें नाम नहीं बताया जाएगा बार बार कि कौन सा मंत्रालय है। ठीक, इससे क्या है कि चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी और बार बार कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो वर्कशॉप का लक्ष्य है वो ये है कि जो प्रोफेशनल जैसे कि बाल रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक हैं तो उनको मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो आगे अपने नीचे के लोगों को प्रशिक्षित कर सकें। ठीक, लिखा हुआ है कि दीज मास्टर ट्रेनर विल फर्दर ट्रेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोफेशनल इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यानी कि जो ये मास्टर ट्रेनर होंगे तो अपने अपने राज्यों में ऐसी आवश्यक संख्या में लोगों को अपनी सीखी हुई चीज़ों को फिर से सिखाएंगे जो कि उनके राज्य में इस योजना को लागू करवा पाने में आवश्यक हों। ठीक, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल्स वर्क रिकमेंडेड। यानी कि 2 प्रकार के जो असेसमेंट टूल थे, आकलन करने के उपाय थे, तो उनकी संस्तुति की गई है। तो ये कहा गया है ये 2 टूल कौन से हैं? पहला है इनक्लिन टूल, दूसरा है ISAA टूल। ठीक, तो इसके बारे में फिर से हम थोड़ा सा इंटरनेट में जाकर के जानकारी प्राप्त कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा दिया नहीं हुआ है यहाँ पे। आगे दिया हुआ है कि ऑटिज़म क्या है। तो ऑटिज़म के बारे में दिया हुआ है कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि एक तंत्रिकीय विकास संबंधी बीमारी है। अर्थात जो हमारे भीतर तंत्र का तंत्र होता है जो कि सिग्नल्स को, अर्थात जो भी हमारे दिमाग से आदेश जाता है उनको शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है, तो उसमें जब उसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाता तो ऑटिज़म हो जाता है। ठीक, और ऑटिज़म होने से क्या होता है कि शरीर बिल्कुल क्षीण सा रहता है, मतलब कि व्यक्ति जो है तो बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाता है, उस पर कार्य अपनी प्रतिक्रिया दे पाता है, उसका वो कोई कार्य कर पाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो डिसऑर्डर है स्पैनिंग एंटायर लाइफ, यानी कि पूरे जीवन बना रहता है और इसका कोई भी निश्चित इलाज नहीं है। यानी कि जो ऑटिज़म होता है इसका कोई आखिर तौर पर इलाज नहीं होता है। ऑटिज़म का सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यही किया जा सकता है कि अगर बहुत शुरुआती दौर में जब बच्चा है कोई और उसमें ऑटिज़म है और पता लगा लिया जाए तो कुछ विशेष प्रकार की थेरेपी दे करके उससे थोड़ा सा निजात पाई जा सकती है, लेकिन उससे पूरी तरीके से निजात पाना संभव नहीं है, कोई उसकी दवा नहीं बनी है अभी तक। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि अभी हमारे यहाँ जो एक नया अधिनियम आया है डिसेबिलिटी का, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सन 2001 में क्या किया गया था कि ऑटिज़म को डिसेबिलिटी अर्थात अपंगता घोषित किया गया था। अब आप सोचिए कि 2001 के पहले तक इसको अपंगता भी नहीं माना गया था, अर्थात कोई व्यक्ति जिसे ऑटिज़म है तो उसको अपंगों को मिलने वाली यानी दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता था। अब मिलेगा, मतलब 2001 के बाद मिलने लगा था। और अभी तो जो नया बिल आया है, जो नया अधिनियम बन गया, बिल तो आया था वो अधिनियम बन गया, उसमें ये कहा गया है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनको कि पहले बिल्कुल दिव्यांगता की श्रेणी में माना ही नहीं जाता था उनको भी ले लिया गया। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी होती है तो उसको आमतौर पे दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं लिया जाता था, लेकिन अब उसे भी ले लिया गया है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब वो आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि
26 अप्रैल 2016 को एक गाइडलाइन तय की गई थी और उस गाइडलाइन में ये कहा गया था कि जो ऑटिज़म से पीड़ित व्यक्ति हैं तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किया जाए ताकि वो दिव्यांग संबंधी योजनाओं का लाभ उठा सकें। अगला है वयोश्रेष्ठ सम्मेलन 2016। ठीक, तो आप फिर से समझ गए होंगे कि वयो लिखा है तो यानी कि वृद्धों से संबंधित होगा। और सामाजिक कल्याण मंत्रालय जो है तो आमतौर पर किसके लिए है? वो लोग जो कि सामाजिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, या तो महिलाएँ हैं या कि फिर बच्चे हैं या गरीब हैं, अनाथ हैं, ठीक, या कि बूढ़े बुजुर्ग हैं। तो यही सभी लोग हैं जिनको कि सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय की या सामाजिक कल्याण की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दे आर नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन रिकॉग्निशन ऑन ऑफ देयर सर्विस टुवर्ड्स द कॉज ऑफ एल्डरली पर्सन। यानी कि ये जो अवार्ड है, ये जो सम्मान है, तो सीनियर सिटीजन अर्थात वरिष्ठ नागरिकों तथा उससे संबंधित जो संस्थान हैं तो उनको दिया जाता है सर्विस टुवर्ड्स द कॉज ऑफ एल्डरली पीपल, जो कि बुजुर्ग लोगों के कल्याण के लिए कोई कार्य करते हैं। ठीक, स्पेशली इंडिजेंट सीनियर सिटीजन। इंडिजेंट का मतलब होता है जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है और वो बूढ़े हो चुके हैं। ठीक, तो ऐसे जो लोग हैं तो उनको इंडिजेंट सीनियर सिटीजन कहा जाता है, काफ़ी गरीब बुजुर्ग लोग। तो खासकर इनके कल्याण के लिए जो कोई भी कार्य करेंगे तो उनको वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया जाएगा। ठीक, तो आपको बता दूं कि ये 2005 में शुरू किया गया था और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? आप जानते हैं, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और 2013 में इसको राष्ट्रीय दर्जा प्रदान कर दिया गया, यानी कि 2013 से ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार बन गया। और ये कब दिया जाता है? ये 1 अक्टूबर को दिया जाता है। ठीक, और क्यों दिया जाता है? क्योंकि यही वो तारीख है जब यूएन जनरल असेंबली जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, तो उसने इसी तारीख के दिन 1999 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन यानी कि बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इसीलिए उस दिन की याद में 1 अक्टूबर को ये अवार्ड दिया जाता है। अब हम आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि विद्युत मंत्रालय अथवा ऊर्जा मंत्रालय की ओर। ठीक, तो अब जितनी भी योजनाएं नीचे हैं तो सारी ऊर्जा मंत्रालय से ही संबंधित होंगी। तो बार बार आपको सुनने की ज़रूरत नहीं, यानी कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऊर्जा मंत्रालय की योजना है। ठीक, तो पहली योजना जो है तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय, तो बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना ये आवश्यक है कि डिस्कॉम क्या होता है। डिस्कॉम का सीधा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अर्थात वितरण कंपनियां। तो आपको बता दूं कि जो भी कंपनियां आमतौर पे बिजली बनाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेचें। ठीक, और ज़्यादातर तो ऐसा नहीं करती। बिजली बना करके वो क्या करते हैं, डिस्कॉम कंपनियों को बिजली दे देती हैं। बेचने का जो सारा काम होता है, उसको वितरित करने का, लोगों तक पहुँचाने का, बाज़ारों तक पहुँचाने का, फैक्ट्रियों तक पहुँचाने का, उसका काम डिस्कॉम कंपनी का होता है। ठीक, जैसे एनटीपीसी है। एनटीपीसी क्या करता है? वो कोयला जलाता है, बिजली बनाता है। ठीक, उसके बाद एनटीपीसी को कोई लेना देना नहीं है कि वो बिजली कहाँ जा रही है। क्यों? एनटीपीसी अपनी जो बिजली है या तो सरकारी डिस्कॉम कंपनियों को या तो प्राइवेट डिस्कॉम कंपनियों को बेच देता है। उसके बाद एनटीपीसी को लेना देना नहीं होता है कि वो क्या करते हैं, वो बेच करके अपना पैसा ले लेता है। अब डिस्कॉम कंपनियों पे होता है कि वो उस बिजली को अब किसे आगे वितरित करेंगी। ठीक, तो जो सरकारी डिस्कॉम कंपनियां होती हैं, जैसे कि जो राज्य विद्युत निगम वगैरह होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर बहुत भयंकर घाटे में होते हैं। क्यों? क्योंकि बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपने मीटर जो होते हैं तो कई बार वो गलत तरीके से कनेक्शन लेके मीटर बंद करवा लेते हैं, बिजली चलती रहती है। बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं। ठीक, और ऐसी जो घटनाएँ होती हैं उससे बहुत भयंकर घाटा लगता है डिस्कॉम कंपनियों को, खासकर जो सरकारी डिस्कॉम कंपनियाँ हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन डिस्कॉम कंपनियों को चलाने के लिए ही इतना ज़्यादा लोन लेना पड़ा इन कंपनियों को कि धीरे धीरे ये कर्ज से इतने ग्रस्त हो गए कि ऐसा लगा कि अब ये बंद ही हो जाएंगी कंपनियां। तब एक नई स्कीम चलाई गई उदय नाम की। क्यों? ताकि इन कंपनियों का जो कर्जा है तो उसको सरकार अपने ऊपर ले ले और ये जो कंपनियां हैं अपने उस कर्जे के बोझ से मुक्त होकर के फिर से काम करने के योग्य बन सकें। ठीक, ताकि इनके सिर से जो कर्ज का बोझ है वो उतर जाए। तो यही पूरी योजना थी
थी उदय। उदय में ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी यानी कि जो राज्य की सरकारें होंगी, तो डिस्कॉम कंपनियों द्वारा जितना भी कर्जा लिया गया है तो उसका 75% वो अपने सिर पे ले लेंगी, अपने ऊपर ले लेंगी, और उसके बदले में वो सोवरीन बॉन्ड जारी करेंगी ताकि उन लोगों को पैसा चुकाया जा सके जिनसे कि ये कर्जा लिया गया था। अगला ये कहा गया है कि 75% तो सरकार, राज्य की सरकार उठा लेंगी, लेकिन जो 25% का कर्जा है तो वो इन डिस्कॉम कंपनियों को खुद से उठाना होगा, और इसके लिए वो डिस्कॉम कंपनियां अपने खुद के जो बॉन्ड हैं तो वो जारी करेंगी। ठीक, और आगे ये लिखा गया है कि जो उदय है तो इस बात की परिकल्पना के साथ लॉन्च किया गया है कि ये एक परमानेंट रेजोल्यूशन अर्थात स्थायी समाधान होगा बिजली क्षेत्र से संबंधित पुरानी सभी समस्याओं का, और साथ ही साथ जो भविष्य में समस्याएं आने वाली हैं उनका भी। ठीक, तो पुरानी का तो हो जाएगा पर भविष्य का क्या होगा उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ऐसा सरकार का मानना है, इसलिए शब्द उपयोग किया गया है एनविसेज। एनविसेज का मतलब ये है कि ऐसा मानना है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं ये थी कि इसने जब सारा कर्जा, राज्य सरकार ने 75% कर्जा अपने ऊपर ले लिया, तो जो ब्याज थी अब वो केवल 25% के कर्जे पर ही आगे डिस्कॉम कंपनियों को उनको देनी पड़ेगी जिनसे उन्होंने कर्जा लिया है। ठीक, क्योंकि अब जो 75% का जो ब्याज है तो वो कौन देगी, वो सरकार देगी, या तो पूरा पैसा चुकाएगी या तो उसके ऊपर जो ब्याज बनती रहेगी वो उसको देगी। तो इससे जो डिस्कॉम कंपनियाँ हैं तो उनके ऊपर जो बोझ है वो कम होगा। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिमांड साइड इंटरवेंशन इन उदय सच एज यूजेज ऑफ एनर्जी इफिशियंट LED बल्ब्स एग्रीकल्चर, यानी कि जो सब कुछ लिखा हुआ है ये कहा गया है कि अगर उदय स्कीम को सफल बनाना है तो उसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो ऊर्जा दक्ष चीज़ें हैं जैसे कि LED बल्ब जो कि बहुत कम वाट में ही बहुत ज़्यादा प्रकाश देते हैं, और ऐसे एग्रीकल्चरल पंप जो हैं, कृषि पंप जो हैं जो कि कम बिजली खाते हैं, फ़ैन हैं, एयर कंडीशनर हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं तो अगर ये ऊर्जा दक्ष हों अर्थात कम बिजली खा करके ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली हों तो इनका ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। तभी जा कर के क्या होगा कि जो डिस्कॉम कंपनियां हैं तो इनको उस घाटे से उबारा जा सकेगा। ठीक, अगला जो है वो ये है कि उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल उजाला स्कीम। उजाला स्कीम के बारे में भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2015 को उजाला स्कीम लॉन्च की थी, और ध्यान रखिएगा कि एक बचत लैंप योजना पहले चला करती थी, उसको ये हटा करके बनाई गई थी। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लेसिंग बचत लैंप योजना। तो ये भी आपको जानना है कि बचत लैंप योजना हटा करके बनाई गई थी। ऐसा बिल्कुल कई बार बन जाता है स्टेटमेंट। अब आपको ये तो पता है कि उजाला ये लॉन्च की गई, पर नहीं पता होता कि क्या ये बचत लैंप योजना के स्थान पे आई थी या कि एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से योजना थी। ठीक, तो अगर आपको नहीं पता है तो सब कुछ जानते हुए भी हो सकता है आप इस सवाल को गलत कर दें। तो बचत लैंप योजना आप याद रखिएगा। अगला लिखा हुआ है कि स्कीम का जो लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो था प्रमोट इफ़िशियंट लाइटिंग, यानी कि दक्ष रूप से लाइटिंग प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना। एनहेंस अवेयरनेस ऑन यूजिंग एफिशिएंट इक्विपमेंट विच रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड हेल्प प्रिवेंट प्रिजर्व एनवायरनमेंट। इसका ये मकसद था कि लोगों के बीच इस बात की जागरूकता फैलाई जाए कि जो ऊर्जा दक्ष यानी कि इफ़िशिएंट इक्विपमेंट हैं उनको इस्तेमाल किया जाए उन बल्बों की बजाय जो कि बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं। जैसे कि जो पुराने वाले बल्ब आते थे, ठीक, जो पीले वाले बल्ब आते थे बहुत बिजली खाते थे। इससे क्या होगा कि जब आप इनकी जगह पे LED का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल भी बहुत कम हो जाएगा, साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम 100 वाट की बजाय उतना ही प्रकाश 10 वाट के बल्ब से प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, जो 90 वाट बिजली बचेगी तो उसके लिए हमें कम कोयला जलाना पड़ेगा। कम कोयला जलेगा तो हमारा एनवायरनमेंट भी उससे सुरक्षित रहेगा। जो अगला दिया हुआ है कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड जो होगी तो उसके ऊपर इसको लागू कराने की जिम्मेदारी है। ठीक, और ये जो एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड है तो ये एक PSU है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक, ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये एक स्टेटमेंट जरूर आएगा अगर वो उजाला से संबंधित कोई प्रश्न पूछते हैं तो। ठीक, उजाला से संबंधित प्रश्न में EESL का आना एकदम अनिवार्य है। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा कि उजाला को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है, EESL की है। ठीक, और
यहाँ पे अगर EESL नहीं आता है स्टेटमेंट में, तो मैं बता रहा हूँ वो कोई दूसरी ऐसी संस्था का नाम लिख देंगे और ये लिखेंगे कि इसकी जिम्मेदारी है उजाला को लागू करने की। तो आपको याद होना चाहिए कि EESL की जिम्मेदारी है, तो कोई दूसरी अगर वहाँ पे कंपनी या संस्थान लिख दिया जाता है तो आप उसको गलत करके आएंगे, ठीक, ये कट कर देंगे कि ये जो उस स्टेटमेंट है गलत है, तो आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। तो EESL जो है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम आगे चल के इंटरनेट में थोड़ा सा देखेंगे कि इसके बारे में ये कौन कौन से, मतलब इसका स्ट्रक्चरिंग कैसा है, क्या मंत्रालय का, तो हमें पता चलेगा कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, और भी 2-4 चीज़ें इसके बारे में हम जानेंगे। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कीम इज़ बीइंग मॉनिटर्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू अ नेशनल डैशबोर्ड, यानी कि एक नेशनल डैशबोर्ड अर्थात राष्ट्रीय डैशबोर्ड जिसका कि नाम DELP.in है, उसके द्वारा लगातार इसकी निगरानी की जा रही है ताकि इस योजना को पूरी तरीके से पारदर्शी रखा जाए, ठीक। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए जो LED बल्ब हैं तो वो डिस्कॉम ऑफिसेस, यानी कि जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनके कार्यालयों में, या कि जहाँ पे आप बिल जमा करने जाते हैं वहाँ पर, या कि EESL के जो अपने कियोस्क हैं, अपने केंद्र हैं वहाँ पर, या कि फिर जो साप्ताहिक हाट या बाज़ारें लगती हैं तो वहाँ पर ये बल्ब उपलब्ध होंगे। अगला लिखा हुआ है कि गर्व ऐप, तो गर्व 2 ऐप, तो गर्व 2 ऐप जो है तो उसका क्या कार्य है, उसका कार्य है ट्रैक रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर हैं तो उन घरों में विद्युतीकरण की जो योजना है तो किस स्तर पे अभी तक पहुंची है उसकी जो सारी जानकारी और निगरानी करेगा वो कौन करेगा, गर्व ऐप करेगा। यानी कि जो सारी की सारी निगरानी है उसकी जानकारी आपको गर्व ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये गर्व 2 ऐप है, इसके पहले शायद गर्व 1 ऐप भी आई होगी, मैंने तो नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर अगर मिलेगा तो देखेंगे। तो आपको जानना है कि गर्व 2 ऐप है ये, और इसका मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी विद्युतीकरण किया जा रहा है वो किस स्तर तक पहुंचा है उसकी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल ऐप हैज़ इनकॉर्पोरेटेड विलेज वाइज हैबिटेशन वाइज बेस लाइन डाटा, यानी कि ग्रामवार और साथ ही साथ हैबिटेशन वार यानी कि आवासवार जो भी बेस लाइन डाटा है, आधारभूत डाटा है कि किस गांव में और साथ ही साथ किस मोहल्ले में, ठीक, किस इलाके में विद्युतीकरण हो गया है, वो सारा डाटा आपको गर्व 2 ऐप से प्राप्त हो जाएगा। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट हैज़ ऑल्सो मेड विलेज वाइज वर्क सैंक्शन अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो इस योजना के अंतर्गत भी जितने गाँवों के लिए विद्युतीकरण सैंक्शन किया गया था, पास किया गया था, उनकी भी निगरानी इसके द्वारा की जाएगी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और उसके अलावा जो अन्य योजनाएं चल रही हैं, खास करके रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन योजना जो चल रही है तो उसके अंतर्गत जो है तो उन सभी की मॉनिटरिंग गर्व ऐप के द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट हैज़ अ सिटीजन इंगेजमेंट विंडो संवाद, तो पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है। संवाद बहुत आवश्यक है जानना कि संवाद क्या है। तो संवाद दरअसल पे एक सिटीजन इंगेजमेंट विंडो है टू एनहेंस पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों की भागीदारी को सरकार के कार्यक्रमों तक बढ़ाने के लिए नागरिकों को जोड़ने की एक विंडो, एक खिड़की बनाई गई है, उसी को संवाद कहा जाता है, ठीक। तो संवाद के बारे में ध्यान रखिएगा कि संवाद और गर्व ऐप में संबंध है, अर्थात लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संवाद का स्थापना किया गया है। अगला है कोल मित्र, ठीक। कोल मित्र क्या है, एक वेब पोर्टल है फॉर अलाउिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक कोल, अर्थात घरेलू तौर पे कोयले का उपयोग करने के लिए जो अभी परमिशन दी जाती है, अनुमति दी जाती है, तो उस अनुमति में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, उसमें थोड़ा सा लचीलापन लाने के लिए कोल मित्र योजना बनाई गई है। तो ध्यान रखिए कि जो डोमेस्टिक कोल है, तो ज़रा सा घरेलू कोयला सुनकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। डोमेस्टिक कोल का मतलब होता है ऐसा कोल जो भारत में पाया जाता है, ठीक। कोयले 2 प्रकार के हैं, एक डोमेस्टिक है जो कि हम भारत के अंदर ही खोद के निकालते हैं, दूसरा हम बाहर से आयात करते हैं। तो डोमेस्टिक कोल ऐसा नहीं है कि आप घर के उपयोग के लिए, अपने घर के उपयोग के लिए जो करते हैं, अभी शायद मैंने ऐसा कह दिया। डोमेस्टिक कोल का मतलब होता है कि जो हमारे देश के अंदर ही उत्पादित कोयला है वो डोमेस्टिक कोल है, ठीक। और जो बाहर से आयातित कोयला है तो उसको हम इम्पोर्टेड कोल कहते हैं। तो ये जो
कोयले की संबंधी योजना है, तो ये एक डोमेस्टिक कोल अर्थात भारत में जो कोयला खोद के निकाला जाता है उसका कैसे अधिकतम सही उपयोग हो पाए, उसमें कैसे उसके उपयोग में फ्लेक्सिबिलिटी आ पाए, उसके लिए कोल मित्र योजना बनाई गई थी। तो ये कहा गया था कि जो कोल रिजर्व्स अर्थात कि कोयले की खाने हैं, जो कोयले के भंडार हैं, तो उनको उन प्राइवेट कंपनियों को या कि उन केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मालिकाने हक वाली सरकारी कंपनियों को दे दिया जाना चाहिए, जो कि ज़्यादा कॉस्ट इफ़िशिएंट अर्थात लागत दक्ष हैं, अर्थात कि ऐसे जो कि कम लागत में ही उस कोयले को खोद के निकालते हैं, जिससे कि कोयला जो है तो सस्ती कीमत पर आगे बेचा जा सकता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जिसने कोयला ख़रीदा तो उसको ये कोयला सस्ता पड़ता है, तो जब वो उस कोयले से बिजली बनाता है तो वो बिजली भी आगे चल के सस्ती बेचता है, तो ग्राहकों को सस्ती बिजली प्राप्त होती है। तो जब कोई कंपनी कॉस्ट इफ़िशिएंट नहीं होती है तो कोयले की खुदाई में ही काफ़ी खर्चा करती है और महंगा कोयला बेचती है, तो महंगा कोयला बेचने से जो कोयला ख़रीदता है बिजली कंपनी वाला उसको महंगा पड़ता है और वो बिजली के दाम भी अपने बढ़ा देता है, तो अंतिम तौर पर आपको बिजली महंगी मिलती है। तो ये जो पूरा एक चक्र होता है तो उसमें कॉस्ट इफ़िशिएंसी लाने के लिए ही इसको योजना को लाया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24/7 पावर फॉर ऑल, यानी कि सभी को हर वक्त बिजली की जो योजना है 24/7 बिजली की जो योजना है, तो वो एक ऐसी योजना है जिसे केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा, ठीक। और इसमें ये कहा गया है कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और जो घरेलू का उपभोगकर्ता हैं तो उनको हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें ये कहा गया है कि जो ये योजना है तो इसमें उन सारे क्षेत्रकों को, आयामों को कवर किया जाएगा, जैसे कि बिजली उत्पादन करना, उसका ट्रांसमिशन करना अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, फिर ठीक उसके बाद जब वो ट्रांसमिट हो जाएगी तो जहाँ पर पहुँचेगी सब स्टेशन में वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना, और साथ ही साथ 100% घरों में विद्युतीकरण करना भी इसका लक्ष्य होगा, ठीक। आगे यहाँ पर ये कहा गया है कि सभी घरों को 2019 तक इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक। तो थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है जिसमें ये कहा गया है कि 2022 तक तो सारे घर जो हैं उनमें विद्युतीकरण होगा, तो 2019 तक कैसे 24x7 सप्लाई हो जाएगी। तो दरअसल पे ये कहा गया है कि 2019 तक जितने घरों में कनेक्शन हो जाएंगे तो उनको हम 24 घंटे 7 दिन सप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक। और जो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है तो उसमें ये कहा गया है कि इसमें 2022 तक सारे जो घर हैं उनमें विद्युतीकरण किया जाएगा, यानी कि बाद में जब ये बन जाएंगे तो हो सकता है कि ये जो 24x7 की योजना है ये इनमें लागू हो जाए 2022 से, ठीक। तो उसमें हमको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो आगे हम यहाँ पे दिया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका क्या लक्ष्य है कि 24/7 यानी कि 24x7 की योजना अर्थात हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि बिना किसी बाधा के बिजली की जो आपूर्ति होगी खासकर ग्रामीण घरों में, ठीक। यहाँ पे रूरल हाउस होल्ड लिखा है तो ध्यान रखिए ग्रामीण घरों के लिए योजना है। कब तक? 2022 तक। आगे लिखा हुआ है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, जो स्कीम के योजना के महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, महत्वपूर्ण हिस्से हैं, वो हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि जो सब ट्रांसमिशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको मजबूत किया जाएगा। सब ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जब एक बार बिजली सब स्टेशन में पहुँच जाती है फिर उसके बाद वहाँ से जो ट्रांसफार्मर तक उसका वितरण होता है यानी उसका संचालन होता है, बिजली पहुँचाई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही सब ट्रांसमिशन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है तो वो आगे होता है कि वहाँ से अब जो बिजली आगे की ओर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ट्रांसफार्मरों से, उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं। ऐसे ही है फीडर सेपरेशन, ठीक। तो इसको ऐसे ही रट लीजिए कि फीडरों को अलग किया जाएगा, क्योंकि ये जो सारे टर्म हैं सब ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फीडर सेपरेशन, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शब्द हैं, ठीक। आमतौर पर ये 12वीं तक की भी विज्ञान में नहीं मिलेंगे कहीं भी आपको, ये सीधे तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शब्द हैं, तो बहुत इसमें आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे लिखा हुआ है कि मीटरिंग एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग एट इनपुट पॉइंट्स, फीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स।
तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बिजली का मापन है तो सभी बिंदुओं पर किया जाएगा, अर्थात इनपुट पॉइंट्स जहाँ से बिजली आना शुरू होती है, फिर फीडर्स पे, ठीक, यानी कि जहाँ से वो आगे की ओर वितरित होती है पहुँच करके, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी कि जहाँ पे वो ट्रांसफार्मर में जा करके फिर घरों की तरफ चलती है, तो हर जगह पर उसकी मीटरिंग की जाएगी, नापा जाएगा। इसलिए पता चल सकेगा कि कितनी बिजली जो है तो रास्ते में नष्ट हो रही है, ठीक, और इससे ये भी पता चल जाएगा कहीं बिजली कहीं इधर उधर चोरी तो नहीं की जा रही है। तो आगे लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो सीक्स द स्टैंडर्ड माइक्रो ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि जो छोटी ग्रिडें हैं और जो ग्रिडों से अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, यानी कि आपको पता होगा कि एक पूरी विशाल नेशनल ग्रिड बनी हुई है, तो जो ऐसे ग्रिड्स हैं जो नेशनल ग्रिड से नहीं जुड़े हुए हैं वो माइक्रो ग्रिड या कि ऑफ ग्रिड कहलाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ तक भी बिजली पहुँचाने के लिए भी जो कार्यक्रम है उसको मजबूत बनाने का इसका लक्ष्य होगा। और जो एक पुरानी योजना थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसके स्थान पे इसको लाया गया है, ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है उजाला स्कीम उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, तो शायद हम इस पर बात कर चुके हैं पहले ही। तो ये स्कीम तो हम अभी बात किए थे 5 मिनट पहले, और ये फिर से इन्होंने दे दी है, खाली एक नया पॉइंट जोड़ दिया है इन्होंने यहाँ पे कि इसमें क्या किया जाएगा कि LED बल्बों के जितने भी दाम बाहर मार्केट में मिलते हैं उससे सिर्फ 40% कीमत पे सरकार के द्वारा LED बल्ब इस योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक। बाकी जो है तो इसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पर है जो दूसरी नंबर की स्कीम है उजाला, तो इसके बारे में हमने अभी जानकारी ली। तो अभी जो वीडियो है तो ये पहला पार्ट है, इसके आगे की जो बाकी के मंत्रालय हैं तो हम अगली बार से वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक। तो अगला जो मंत्रालय होगा हमारा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फिस्कल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो आज पहला वीडियो था तो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि अभी इतनी आदत नहीं है मेरी ऐसे वीडियोस बनाने की। अब द हिंदू वगैरह में जल्दी बना लेता था क्योंकि उसकी आदत पड़ गई थी, अभी ये पहली बार कर रहा हूँ तो इतनी आदत नहीं है। धीरे धीरे ये भी पूरे मेरे आ जाएगा, कार्यक्रम में आ जाएगा, जब फ्लो में आ जाएगा तो फिर वीडियोज़ भी जल्दी बनेंगी और मेरे लिए भी बनाना आसान हो जाएगा, ठीक। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद। तो कमेंट बिल्कुल डालना मत भूलिएगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या क्या आप इसमें सुधार चाहते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ मैं पहली बार बना रहा हूँ इसके लिए वीडियोस, तो कुछ हो सकता है कमियाँ रह गई हों, ठीक। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा, ठीक। आपका फीडबैक जो है तो काफ़ी आवश्यक रहेगा मेरे लिए। तो ठीक है, कल फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।